अमन अपने लॉज के कमरे में आराम कर रहा था। अचानक खिड़की के खुलने से उसकी नींद टूटी। उफ, ये होटल वाले भी ना खिड़की भी ठीक से लॉक नहीं करते। अमन खुद से कहता हुआ अपने कमरे की खिड़की बंद करने जा ही रहा होता है कि एक बार अमन का हाथ दबोच कर उसे खिड़की के बाहर खींच पीछे जंगल में ले गया। जंगल में कुछ दूर ले जाने पर बाघ ने उसके पैर का अंगूठा उखाड़ फेंका। फिर इसके बाद उस बाघ का रूप अपने आप ही बदलने लगा, जिसे देख डर के मारे अमन अपनी जान की भीख मांगने लगा। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों घसीट कर लाई? मगर इससे पहले कि अमन अपनी बात पूरी करता, उसके शरीर से उसकी आत्मा को अलग कर दिया गया और फिर एक बार पूरे जंगल में मौत की शांति पसर गई। ये बात सन 1920 के अवध राज्य के एक गांव दुरियाबाद की है, जहां पंडित नारायण अपनी बेटी रेशमा के साथ एक कुटिया में रहता है। नारायण इस गांव के दुर्गा मंदिर का इकलौता पंडित है और उसकी बेटी रेशमा 16 साल की एक बेहद सुंदर लड़की है और उसका दिमाग किसी 6 साल के बच्चे जैसा है। उसके इसी भोलेपन का फायदा गांव के जवान लड़के अक्सर उठाने की कोशिश करते हैं। उन्हें जब मौका मिलता वो रेशमा से बातें करने के बहाने उसे इधर उधर छूते। दिमाग से कमजोर होने के कारण रेशमा उनके बुरे इरादों को कभी समझ नहीं पाती। वैसे पंडित जी के होते किसी की मजाल नहीं थी कि कोई रेशमा की तरफ आंख उठाकर भी देखे, पर मनचले मर्दों पर कब तक कोई लगाम कसे। पंडित नारायण अपनी पंडिताई के साथ साथ तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के भी विशेषज्ञ थे। वो अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कर अक्सर गांव वालों की सहायता करते थे। इस तंत्र मंत्र के ज्ञान के बावजूद पंडित नारायण अपनी खुद की कोई मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी बीमारी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसलिए उन्होंने रेशमा को एक दिन कमरे में बुलाया। मेरी बच्ची, मेरे बाद तेरा क्या होगा, यही सोचकर मेरा दिल बैठा जाता है। बाबा, आप मेरी चिंता क्यों करते हो? सब है ना मेरे लिए और सब कितना प्यार करते हैं मुझसे। अरे इसी बात का तो अफसोस है मेरी बच्ची, तुझे प्यार और वासना के बीच फर्क करना नहीं आता। काश मैं तेरा ख्याल रखने के लिए हमेशा तेरे आस पास रहता। पर बाबा, आप ही तो कहते हो ना, प्यार करने वाले हमेशा साथ ही रहते हैं। रेशमा की बात सुन पंडित को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकाल एक मंत्र का जाप किया, फिर रेशमा को देते हुए कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद इस माला को मेरी कुछ अस्थियों के साथ इस घर में सुरक्षित रख देना। मेरा वादा है, मैं मरने के बाद भी तेरे आस पास ही रहूंगा, तेरा ध्यान रखने के लिए। 3 साल गुजर चुके हैं। पंडित नारायण के जाने के बाद अब रेशमा ही इस काली माता के मंदिर की देखरेख और यहाँ पूजा पाठ करती है। आज भी मनचले रेशमा को बुरी नजर से देखते हैं, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो रेशमा के करीब जाकर उसका फायदा उठाए, क्योंकि पिछली बार जब किसी ने रेशमा का फायदा उठाने की कोशिश की थी तो रेशमा के छूते ही उसे बिजली का झटका लगा, जिसके बाद वो फिर कभी अपने बिस्तर से नहीं उठ पाया। और इस हादसे से सबको यकीन हो गया कि पंडित नारायण आज भी अपनी बेटी के साथ है। फिर एक दिन चौक के बीच से अंग्रेजी अफसर का काफिला गुजर रहा था, जिसमें कैप्टन हेनरी मिल्स, उनके घोड़ों को संभालने वाला राजन और कुछ छावनी के सैनिक वायसराय के मकान की तरफ जा रहे थे। रेशमा की नजर जैसे ही राजन पर पड़ी, उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो आज तक उसने किसी और मर्द के लिए महसूस नहीं किया था। मगर वो ये नहीं जानती थी कि किसी और की बुरी नजर भी उसे लग चुकी है, और वो और कोई नहीं, कैप्टन हेनरी मिल्स था। समय बीतने के साथ राजन और रेशमा में नजदीकियां बढ़ने लगी। राजन अस्तबल में अपना काम खत्म करने के बाद अक्सर शाम को काली माता के मंदिर में चला जाता और रेशमा से बातें करता। मगर जहां एक तरफ प्यार पनप रहा था तो दूसरी तरफ दुरियाबाद में मौत का तांडव भी शुरू हो चुका था। हर दूसरे दिन किसी न किसी की लाश खेतों में बरामद होती और सभी किसी आदमखोर का शिकार होते, जो गर्दन, हाथ और पैरों को नोचने के बाद मृतक का खून आखिरी कतरे तक पी जाता। इधर किसी ने गांव वालों में अफवाह फैला दी कि इसमें रेशमा और उसके मरे हुए पिता की आत्मा है। गांव वालों ने रेशमा और राजन को शक की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मंदिर में अब कोई रेशमा के हाथ से प्रसाद भी नहीं लेता था।
एक रात जब गांव वालों ने चौराहे पर 2 जवान लड़कों की नोची उघड़ी लाश देखी तो उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, रेशमा ही है। यही सोचकर गांव वाले गुस्से में मशाले लेकर रेशमा के मकान पर धावा बोल देते हैं, पर घर पर कोई ना होने के कारण गांव वालों ने घर को ही आग के हवाले कर दिया। रेशमा जो तालाब से पानी लेने गई थी, वापस आकर अपने आग से सुलगते हुए घर को देखकर रोने बिलखने लगी। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, एक गांव वाले ने उसे देख लिया और सबको सूचना दे दी। गुस्से से भरे हुए गांव वालों ने रेशमा पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे वो अधमरी हो गई। मगर इससे पहले गांव वाले उसकी जान ले पाते, आखिरी वक्त पर कैप्टन हेनरी मिल्स आ गया और आते ही एक गोली हवा में चला सबको अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी। गोली की आवाज सुन भीड़ भी एक पल में तीतर बीतर हो गई और कैप्टन हेनरी मिल्स सबके सामने रेशमा को उठा अपने बंगले पर ले गया। हे रेशमा, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करके आता है, तब तक तुम इधर आराम करो। कैप्टन हेनरी मिल्स ने रेशमा से कहा। रेशमा ने हाँ में सिर हिला दिया और उसकी बात मान ली, पर कैप्टन हेनरी मिल्स ने कमरे के बाहर आते ही उसे बाहर से बंद कर दिया। बेचारी रेशमा को ये पता ही नहीं चला कि वो अब एक और बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। पर तभी कमरे के अंदर कुछ हलचल हुई। रेशमा को लगा कि गांव वालों ने उसे मारने के चक्कर में कैप्टन हेनरी मिल्स के बंगले पर भी हमला कर दिया है। इसी डर से रेशमा छिपने के लिए जगह ढूंढ ही रही थी कि अचानक ही उसे राजन दिखा। राजन रेशमा के लिए ही आया था। रेशमा, जल्दी चलो, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। अब खतरा तो बाहर है, यहाँ हम सुरक्षित हैं। कप्तान मिल्स खुद मुझे बचाने आए थे। तुम मिल्स का वो सच नहीं जानती जो मैं जानता हूँ। तुम बस मेरे साथ चलो अभी। मुझ पर भरोसा है ना? ये भी कोई कहने वाली बात है राजन, खुद से भी ज्यादा। रेशमा राजन का हाथ थाम खिड़की से कूदकर भाग गई। दोनों सीधे मंदिर में आ गए। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे सब कुछ सच सच नहीं बताओगे। सच सुनना चाहती हो ना? तो सुनो, कप्तान मिल्स कोई आम इंसान नहीं है। वो एक नरभक्षी है जो इंसानों का खून पीता है, और गांव में जो हत्याएं हो रही है उसका जिम्मेदार भी वही दरिंदा है। उस रात जब मैं मुंशी जी के यहाँ से लौट रहा था, कैप्टन हेनरी मिल्स हाथ में एक धारदार रेती लिए जैसे ही कमरे में गया तो उसे रेशमा कहीं नहीं दिखाई दी। इसी बौखलाहट में वो कब अपने असली रूप में आ गया उसे पता ही नहीं चला। अपने असली रूप में आकर मिल्स जोर जोर से दहाड़ने लगा और कमरे में इधर उधर सूंघने लगा। रेशमा के साथ हमको इस कमरे में एक और इंसान का बू आ रहा है। जो भी है उसने हमारा शिकार छीना है। अब वो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। इतना कहते ही मिल्स खिड़की के बाहर छलांग लगा रेशमा के शरीर की गंध का पीछा करने लगा। क्या इसका मतलब कप्तान मिल्स ने ही गाँव वालों के बीच अफवाह फैलाई है ताकि गाँव वाले मेरे घर को आग लगा दे? अरे इन अंग्रेजी अफसरों के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जब ये भाई से भाई को भिड़ा सकते हैं तो अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो राजन अब हम क्या करें? तुम चिंता मत करो, मैंने घोड़ा गाड़ी का बंदोबस्त कर लिया है। आज रात के बाद हम हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर निकल जाएंगे और फिर हमें कोई अलग नहीं। राजन अपनी बात पूरी कर ही रहा होता है कि पीछे से मिल्स ने अपने शैतानी रूप में उसकी गर्दन का मांस नोच उसे एक झटके में जिंदा से मुर्दा कर दिया। रेशमा का प्यार हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुका था। हे राजन, 3 साल का वफादारी के बाद ऐसा गद्दारी भला हम कैसे माफ करेगा? ऊपर से तुम हमारे सबसे प्यारे शिकार से प्यार कर बैठे और हमें बताया भी नहीं। वेरी बैड। हे दुर्गा माँ, इस हैवान से मेरी रक्षा करो दुर्गा माँ। हे, तुम एक पत्थर से अपना जान का भीख मांग रहा है? जब लॉर्ड वैम्पायर सामने है तो भला तुम्हारे पत्थर के देवी देवता क्या कर लेंगे? इसलिए ज्यादा सोचने का नहीं, जो होने वाला है उसका मजा लो।
इतना कहकर मिल्स बेफिक्र रेशमा की ओर बढ़ने लगा। रेशमा भी कैप्टन हेनरी मिल्स के गंदे इरादे समझ उससे डरकर पीछे होने लगी, पर कैप्टन मिल्स ने रेशमा को पकड़ लिया और उसके जिस्म को अधढंगे तरीके से सूंघने लगा। रेशमा बेबस होकर बिलख बिलख कर रोने लगी कि तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रेशमा को रोता बिलखता देख दुर्गा माता की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकल सीधा रेशमा के शरीर पर पड़ी, जिससे उसके जिस्म की सारी हड्डियां खुद ब खुद टूटने लगी। उसका शरीर अकड़ने लगा था और देखते ही देखते रेशमा एक बाघ में बदल गई। अपने सामने बाघ को देख मिल्स डर कर पीछे होने लगा, पर बाघ ने मिल्स पर ऐसा वार किया जिससे वो एक ही पल में अधमरा हो गया। मिल्स को अपने सामने एड़ियां रगड़ता देख रेशमा ने बाघ से एक चेड़िप का रूप ले लिया। उसकी कदकाठी किसी सामान्य स्त्री या पुरुष से काफी अलग थी और चेड़िप के रूप में आते ही उसने मिल्स को गर्दन से दबोचकर एक झटके में उसका सर उसके धड़ से अलग कर उसका खून पीने लगी। उसने भी मिल्स को वैसी ही मौत दी जैसा कि मिल्स ने उसके प्यार राजन के साथ किया था। दुर्रियाबाद अब एक खूंखार नरभक्षी की गिरफ्त से आजाद था। अगले दिन गांव वाले जब मंदिर की चौखट पर पहुंचे तो उन्हें वहां राजन और कप्तान मिल्स के शव के सिवा कुछ नहीं मिला। पुलिस वाले जब तहकीकात करने पहुंचे तो उन्हें मिल्स की जेब से बस एक चिट्ठी बरामद हुई जिस पर किसी लॉर्ड वॉरेन का नाम लिखा था। और इस हादसे के बाद से दुर्रियाबाद में अगर कोई पुरुष किसी भी स्त्री को बुरी नजर से देखता है या उसके साथ ज्यादती करता है तो रात के काले साए में उसे सजा देने की जिम्मेदारी चेड़िप की है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।